हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग यूजीसी नेट का जो पेपर 1 आता है, जिसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड जो रहते हैं, वो सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और याद रखिए, पेपर 1 में आपके जितने भी यूनिट है वो सारे इस क्लास में जो है वो इस चैनल पे कवर कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोग और भी अच्छी जितनी भी क्लासेस है वो ला सकें। देखिए, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है शिक्षण, उसके पश्चात है शिक्षार्थी की विशेषताएं, फिर है शिक्षण प्रभाव तत्व, उसके बाद है उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, फिर है शिक्षण सहायक प्रणाली, यानी कि बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी सहायक प्रणाली होती है जो कि शिक्षण में क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मूल्यांकन प्रणालियाँ के किस तरीके से जो है वो जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें मूल्यांकन किस तरीके से किया जा सकता है, उसके डिफरेंट टाइप जो हैं वो होते हैं। जैसे कि कभी आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कभी ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं। वो क्या होता है, मूल्यांकन का एक तरीका होता है। उसी तरीके से हम विभिन्न जांच प्रणालियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो है शिक्षण अभिवृत्ति, जिसे कि कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, लिखा है शिक्षण का अर्थ। तो बताइए शिक्षण का क्या अर्थ होता है। शिक्षण को इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग। तो टीचिंग का क्या अर्थ होता है। शिक्षण जो होता है यानी टीचिंग जो होता है वो मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। यानी कि एक अच्छे शिक्षण के लिए, एक टीचिंग के अच्छे स्टाइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उन दोनों के बीच में बेसिकली डायरेक्टली कांटेक्ट हो, डायरेक्टली वो लोगों में कन्वर्सेशन होना चाहिए। ठीक है। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। शिक्षण एक मौलिक अवधारणा क्यों नहीं है, क्योंकि शिक्षण जो होता है बेसिकली जो टीचिंग होती है उस पर किसका किसका इम्पैक्ट पड़ता है, सामाजिक एवं मानवीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों को विस्तार देते हैं। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। शिक्षण को क्या कहा जाता है, विद्यालयी उपकरण। फिर देखिए, लिखा हुआ है कि वर्तमान शैक्षणिक परिवेश में शिक्षण का जो उद्देश्य है वह सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं है। बहुत लोग क्या समझते हैं कि टीचिंग का उद्देश्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर का ये मेन काम है कि वो बच्चे को रटाए या फिर क्या करे, बलपूर्वक ज्ञान को उसके मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करे। परंतु यह शिक्षण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना इम्पॉर्टेंट है। मतलब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो इतने ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करके किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। वैसे बच्चों को क्या करना, दिशा प्रदान करना, उनको प्रेरणा देना, यह भी एक टीचर का ही काम होता है। ठीक है। शिक्षण मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। शिक्षण के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। ये 3 पक्ष कौन कौन से हैं। तो टीचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कौन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, टीचर होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होते हैं, टीचर होते हैं। फिर स्टूडेंट होते हैं, फिर उसके बाद उनका सिलेबस होता है, उनका पाठ्यक्रम होता है। ये तीनों ही चीज टीचिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, लिखा है ये 3 पक्ष है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अब देखिए, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि क्लार्क ने क्या बोला था, शिक्षण क्या है। तो क्लार्क के अनुसार शिक्षण की क्या परिभाषा है, आइए देखते हैं। लिखा है विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। बीओ स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया क्या है, शिक्षण है। फिर एनएल पेज कहते हैं कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। कला क्या होती है, तो कला जो होती है वो अनुभवों पर आधारित होती है, और विज्ञान जो होता है उसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। विज्ञान जो है बेसिकली वह चेंज होते रहता है। देखिए, शिक्षण और अधिगम बेसिकली एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। और यह किसमें सिखाया जाता है,
टीचिंग यानी ये कक्षा में सिखाया जाता है। कक्षा किस में होता है? विद्यालय में होता है। और विद्यालय किस में होता है? समाज में होता है। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी आप लोग रूपरेखा बना सकते हैं। अब देखिए लिखा है शिक्षण की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है जिसमें 3 घटक यानी कि शिक्षक, विद्यार्थी और उसके पाठ्यक्रम होते हैं। कई बार एमसीक्यूज में ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि शिक्षण के कितनी प्रक्रिया या पद्धति होती है, तो 3 पद्धति होती है। लिखा है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक दूसरों को पढ़ाते हैं यानी टीच करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं या उन्हें बेसिकली इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, यानी अनुदेश देते हैं। ये सभी उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो पढ़ाए जा रहे लोगों की संज्ञानात्मक संरचना यानी कि किसी के मस्तिष्क में ज्ञान की जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक संरचना में बदलाव लाने के लिए निष्पादित होती है। हालांकि पढ़ाना, प्रशिक्षण एवं अनुदेश अपने अर्थ में काफी भिन्न है। अब देखिए लिखा है प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसे पूरा करने में कई साल लगते हैं। प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत एक व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान और कौशल से युक्त कोई भी व्यक्ति ज्ञान और कौशल को अन्य व्यक्तियों में हस्तांतरित करता है जो इसे नहीं जानते हैं। देखिए प्रशिक्षण क्या होता है, तो यहाँ पर प्रशिक्षण के बारे में लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण बेसिकली क्या होता है? किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए मतलब एक तरीके से बोला जाए तो कौशल युक्त बनाता है। उनको एक तरीके से कौशल प्रदान करने का जो कार्य है वो प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षण बेसिकली एक इस तरीके की कला होती है ना जिसको पूरा करने में कई साल लगते हैं, उस चीज़ का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जितने भी खिलाड़ी लोग होते हैं वो लोग क्या प्राप्त करते हैं? प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ लिखा अनुदेश को अक्सर शिक्षण के पर्याय के रूप में जाना जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में इसका संबंध शिक्षा की बजाय कौशल के विकास से ज्यादा होता है। प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत शिक्षण ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो व्यक्ति विशेष के सर्वांगीण विकास हेतु उसको उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में हेल्प करता है। अब देखिए लिखा है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होता है। शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की एक प्रक्रिया होती है। हालांकि प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण अर्थों में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इन सभी के माध्यम से एक केंद्रीय प्रक्रिया के रूप में विद्यार्थियों में अधिगम संपन्न होता है। शिक्षण की प्रक्रिया सार्थक तभी होगी जब शिक्षक इस आशा से शिक्षण गतिविधि में शामिल हो कि विद्यार्थी इसके परिणाम स्वरूप कुछ सीखेंगे। याद रखिएगा शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, टीचिंग की जो प्रक्रिया होती है, वह सफल कब होगी, सक्सेसफुल कब होगी? जबकि शिक्षक जो है इस आशा से शिक्षण गतिविधि में शामिल हो, यानी जो टीचर है वो क्या करे, इस मीनिंग के साथ शामिल हो कि शिक्षण गतिविधि में उसके परिणाम स्वरूप जो विद्यार्थी है वो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही उनके पढ़ाने से। लेकिन बहुत से टीचर्स आजकल क्या करते हैं कि बच्चों को रटवाते हैं या फिर अपना काम भी ठीक से पूरा नहीं करते हैं और सारा काम होता है, आप लोगों ने देखा होगा, विद्यार्थियों को खुद करना पड़ता है। बहुत से स्कूल कॉलेजेस में कोई कोई ऐसा सिलेबस होता है जिसको पढ़ाया ही नहीं जाता है और फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको खुद से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये एक अच्छे टीचर की बात नहीं है। अब देखिए शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। देखिए लिखा है शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या शिक्षण के 3 ध्रुव हैं। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार्य परिवर्तन होते हैं। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है।
टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, यानी जो शिक्षण होता है टीचिंग, वो साइंस भी है और वही आर्ट भी है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक एन एल पेज के अनुसार शिक्षण जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण अनुभवों पर आधारित होती है, इसलिए कला है। शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन और क्रमबद्धता का भी समावेश रहता है, इसलिए यह विज्ञान भी है। देखिए लिखा है शिक्षण जो है अंतः प्रक्रिया है, यानी कि एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर देखिए शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए शिक्षण निर्देशन के 6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया गया। शिक्षण के 6E+S प्रारूप निम्नलिखित हैं। देखिए 6E+S ये प्रारूप है। सबसे पहले तो है संलग्नता, जिसे एंगेज बोलते हैं। फिर उसके बाद अन्वेषण, एक्सप्लोर, व्याख्या, एक्सप्लेन, विस्तृत, इलेबोरेट, फिर है मूल्यांकन, इवेल्युएट, फिर है विस्तार, एक्सटेंड, और मानक यानी स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ देखिए शिक्षण सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया, यानी टीचिंग इज अ सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। इसे व्यक्ति के द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन होता है। जैसे इसे आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जब हम किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे माइंड में एक उद्देश्य रहता है कि बच्चा जो है इस टॉपिक को सीख जाए। तभी क्या होगा कि वह एग्जाम में अच्छी तरीके से अपनी भावनाओं को अपनी भावनाओं का क्या करेगा? अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकेगा। ठीक है, अब देखिए शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों का क्या होता है? सर्वांगीण विकास किया जाता है, यानी चहुमुखी विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उन्हें व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। फिर है शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस। विद्यार्थियों की विषय वस्तु पाठ्य चर्चा का जो विश्लेषण होता है वो तार्किकता के आधार पर ही किया जाता है। अब देखिए शिक्षण एक औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। फिर है शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ थेराप्यूटिक प्रोसेस, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा है शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है, यानी टीचिंग इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग के द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करती है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक तरह से सतत प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि बोला जाए तो जो शिक्षण है वो स्थायी प्रक्रिया नहीं है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। टीचिंग स्टाइल में बहुत सारे ऐसे ऐसे सुधार होते रहते हैं जिस वजह से क्या हो जा रहा है? एक सतत प्रक्रिया है, यह निरंतर चलेगा। विद्यार्थी जीवन भर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं और अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक चीज़, एक स्किल सीख लिया, अब उसमें बिना किसी परिवर्तन के वह स्किल हमें क्या होगा? जीवन भर काम देगा। उसमें अपडेशन की आवश्यकता जो है वो समय के अनुसार पड़ती ही रहती है। अब देखिए शिक्षण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स। सबसे पहले तो सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना, फिर शारीरिक और मानसिक विकास करना, उसके बाद आध्यात्मिक व नैतिक विकास करना, फिर परिस्थिति से अनुकूलन, शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों एवं विद्यालयी वातावरण के साथ सहभागिता, फिर है जीवन को पूर्णता एवं व्यापकता प्रदान करना,
फिर है जीविकोपार्जन, ज्ञान की समृद्धि, बौद्धिक व चरित्र निर्माण, फिर है आपसी सहयोग व भ्रातृत्व की भावना का विकास। फिर देखिए शिक्षण की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले तो शिक्षण जो होना चाहिए वो प्रगतिशील होना चाहिए। फिर उसके बाद विद्यार्थी शिक्षक सहयोग होना चाहिए उसमें। फिर विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति होनी चाहिए, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति होनी चाहिए, प्रभावी नियोजन होना चाहिए, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए शिक्षण। उसके बाद उत्तम विधियों पर आधारित होना चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार होना चाहिए। उसके पश्चात देखिए सहानुभूति एवं दया पर आधारित होना चाहिए, निर्देशात्मकता होनी चाहिए, विद्यार्थी और शिक्षक घनिष्ठ संबंध होने चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग होना चाहिए एवं अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान शिक्षक, दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में होना चाहिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग में प्रत्येक आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला, शासन व्यवस्था के आधार पर टीचिंग। आइए देखते हैं। सबसे पहले है निरंकुश शिक्षण यानी शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासन की इच्छा के अधीन होता है, जैसे प्राचीन राजतंत्र में शिक्षा का संचालन। दूसरा, लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है, जो कि व्यावहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। तीसरा, हस्तक्षेप रहित शिक्षण, शासन व्यवस्था की ओर शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे कि भारतीय शिक्षा पद्धति। देखिए फिर अगला टॉपिक है अधिगम स्तर के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल। सबसे पहला है स्मृति स्तर पर शिक्षण, यानी कि आप लोग जैसे इसमें मतलब इसका जो टाइटल है उसी से स्पष्ट हो रहा है कि स्मृति के स्तर पर शिक्षण। तो यह क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखता है, उसे समझा नहीं सकता। यानी कि नाम से ही तो स्पष्ट था कि स्मृति के स्तर पर शिक्षण, यानी कि वह ऐसी टीचिंग प्रक्रिया के तहत उसे शिक्षित किया गया है जिसमें जो विद्यार्थी है स्मृति में जो उसके है, जो भी फैक्ट्स और डेटा उसने स्मृति में याद किया है, केवल वह उसे ही बता सकता है। उसके अलावा जो भी एक तरीके से बोला जाए तो रिसर्च के आधार पर, शोध के आधार पर जो ज्ञान होगा वह उसे नहीं समझा सकता। अब दूसरा है अवबोध स्तर का शिक्षण, यानी कि इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान उसकी प्रकृति को समझने में करता है, साथ ही उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित होती है। फिर तीसरा है विमर्शी स्तर का शिक्षण। विमर्श क्या होता है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के इन तीनों स्तर पर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास होता है। यानी कि जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, उसके दिमाग में ही क्या होता है, उसके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार जो है वो मंथन होते हैं और फिर उसमें विश्लेषण के आधार पर मतलब उस विद्यार्थी में उस विचार के तर्क को देने की उसकी समझ विकसित हो जाती है, जिसके आधार पर क्या करता है वह उसका आकलन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसे बोलते हैं विमर्शी स्तर का शिक्षण। अब देखिए शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी औपचारिक शिक्षण पहला है। इसमें औपचारिक शिक्षण नाम से ही स्पष्ट है, इसमें औपचारिक रूप से शिक्षित किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम भी होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है, जैसे कि स्थान, समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि से संबंधित नियम। जाहिर सी बात है जो ऑफिशियल शिक्षण होता है, औपचारिक शिक्षण जिसे कहते हैं, वह स्कूल में होता है या फिर आप कॉलेज में भी कह सकते हैं। स्कूल, कॉलेज ये सब का जो शिक्षण होता है वो औपचारिक शिक्षण होता है।
तो जो उसका स्थान है, समय है, उसका जो सिलेबस है, ये सब क्या होगा? पहले से ही निर्धारित होगा और बाध्यकारी भी होगा। और इस तरीके का जो शिक्षण है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना। फिर है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण इस प्रकार का जो शिक्षण होता है वो समस्त बाध्यताओं से मुक्त होता है, अतः औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है, जैसे कि एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। अब देखिए निरौपचारिक शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें से कुछ बाध्यताएं एवं कुछ स्वतंत्रताएं सम्मिलित रहती है, जैसे दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्रदान करने जैसी औपचारिक शिक्षण की विशेषताओं सहित स्थान व समय से मुक्ति जैसी अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताओं का एक साथ होना। अब देखिए उद्देश्यों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर्वप्रथम बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में शिक्षण का जो उद्देश्य है, उद्देश्य आधारित वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके जो है वो 3 रूप है। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण यानी कॉग्निटिव टीचिंग। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पीवाईक्यू में देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले हम लोग ये जो चैप्टर है यूनिट 1 का वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग इससे बनाए जाने वाले सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कॉग्निटिव टीचिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ज्ञानात्मक शिक्षण जो होता है, इस शिक्षण से ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति 6 चरणों में होती है। एक ज्ञान से, दूसरा अवबोध से, प्रयोग से, विश्लेषण से, संश्लेषण से और मूल्यांकन से। कई बार इसका क्रम जो है वो निर्धारित करने के लिए आ जाता है। अब देखिए लिखा है भावात्मक शिक्षण यानी अफेक्टिव टीचिंग। इस शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से होता है। इस शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है। पहला ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संकल्पना, संगठन एवं चरित्र निर्माण। फिर देखिए लिखा है मनोगत्यात्मक शिक्षण यानी कि साइकोमोटर टीचिंग। इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर दोनों से होता है। याद रखिएगा, मनोगत्यात्मक शिक्षण में शरीर एवं मस्तिष्क दोनों से बेसिकली यह संबंधित होता है। इस शिक्षण के विकास को 6 चरणों में पूरा किया जाता है। उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण एवं आदत निर्माण। अब देखिए शिक्षण स्वरूप के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एजुकेशन, इसमें है वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, फिर है निदानात्मक डायग्नोस्टिक, फिर है उपचारात्मक जिसे थेराप्यूटिक कहते हैं। फिर है क्रियाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शंस। पहला है प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, फिर है प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, तीसरा है एक्शन यानी क्रिया। अब देखिए शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो जेरोम ब्रूनर ने वर्ष 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसको आप तुरंत ही नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 1 लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है कि शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शंस में रहेगा जेरोम ब्रूनर और भी अन्य, तो आपको किस पर टिक करना है? जेरोम ब्रूनर पर टिक करना है। शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिससे एक ओर शिक्षा के परिणामों, दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत की सहायता से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षण सिद्धांत के विभिन्न चरण जो कि शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं नीचे प्रस्तुत है। पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत, फिर तीसरा है रुचि का सिद्धांत, चौथा है अभ्यास या पुनरावृत्ति का सिद्धांत, फिर है समन्वय का सिद्धांत, फिर है मनोरंजन का सिद्धांत, फिर है स्तरानुकूल शिक्षण का सिद्धांत और साहचर्य का सिद्धांत। अब देखिए शिक्षण के सूत्र यानी टीचिंग फॉर्मूला। शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है। शिक्षण सूत्र शिक्षक पर आधारित होते हैं। शिक्षण सूत्र को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। पहला, पूर्ण से अंश की ओर, यानी यह शिक्षण सूत्र विषय वस्तु की संपूर्ण ढांचे की आधारभूत जानकारी देने के बाद ही उसके अंशों पर शिक्षण को स्वीकार करता है। यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जिस संपूर्ण सिलेबस को हम पढ़ने वाले हैं उसके स्ट्रक्चर पर आधारभूत या बेसिक जानकारी देने के बाद ही फिर उसके आगे शुरू किया जा सकता है। फिर उसके बाद है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि
इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष विषय वस्तु की जानकारी के लिए स्थानीय वातावरण के प्रत्यक्ष उदाहरणों के अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है। मुझे याद है कि जब हम क्लास 10 में थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे फिज़िक्स के टीचर थे, जनरली वो हम लोगों को क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल पढ़ाए थे, जो कि आप लोगों को पता होगा न्यूटन का जो 3rd लॉ है, उसमें है ना, कि जितना भी हम क्रिया बल लगाते हैं, उतना ही एज़ इट इज़ मात्रा में हमको प्रतिक्रिया बल का जो होता है, वो अनुभव होता है। तो सर ने क्या किया, डस्टर से जो है वो बोर्ड पे ऐसे करके मारा, ठीक है? तो सर के हाथ में भी उनको चोट महसूस हुई। तो सर ने बताया कि जब मैं इस डस्टर को बोर्ड पर ऐसे मारा तेज से मुक्के की तरह, तो मुझे भी हाथ में क्या हुआ, दर्द का अनुभव हुआ। यह क्या है? मैंने जो बोर्ड पे क्रिया बल लगाया था, यह उसके बदले एक प्रतिक्रिया बल है। तो आप समझ सकते हैं कि सर ने बेसिकली अप्रत्यक्ष वस्तु क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल था, लेकिन क्लास में ही जो चीज़ें अवेलेबल थी, जो चीज़ें इंस्ट्रूमेंट के रूप में थी, वहाँ पर उसके माध्यम से उन्होंने एग्ज़ाम्पल से समझाया ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आए। तो यह वही चीज़ है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर क्या करना, जानकारी देना। और टीचिंग रूल्स में क्या-क्या है, टीचिंग फॉर्मूला में देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। आपको पता होना चाहिए मूर्त क्या होते हैं। मूर्त वह चीज़ें होती हैं जो कि आपके सामने दिखाई देती हैं, जिसे आप छू सकते हो, वह होता है मूर्त। अमूर्त यानी जो ना दिखाई देता है और आप उसे मतलब टच भी नहीं कर सकते। लिखा है अधिगम को इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने पर बल देता है, यानी अमूर्त की ओर। अमूर्त चीज़ें जो भी होती हैं, वह क्या हो सकती है, उसे हम इंद्रियों की अनुभूति के माध्यम से ही समझ सकते हैं। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विषय वस्तु को पहले इकाइयों में अधिगम करवाया जाता है, इसके बाद सामूहिक अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले एकल इकाइयों में अधिगम करवाना, उसके पश्चात क्या कराना, ग्रुप बना के करवाना, ठीक है। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण को पहले ज्ञात विषय वस्तु से जोड़ते हैं, फिर अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। फिर है सरल से जटिल या कठिन की ओर, यानी पहले क्या करना है कि किसी भी आधारभूत जानकारी को देने के लिए किसी सरल एग्जाम्पल का यूज़ करना, उसके पश्चात क्या करना, धीरे धीरे कठिनाइयों को आगे बढ़ाना। अब देखिए यहाँ लिखा है शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं, फेजेस ऑफ टीचिंग। तो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कार्य पूर्ण कराया जाता है। शिक्षण में इन क्रियाओं की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण की अवस्थाओं या क्रियाओं के अंतर्गत 3 सोपान है। पहला, पूर्व तत्परता अवस्था यानी प्री एक्टिव फेज। इस अवस्था में शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। इसके प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारण करना, यानी टीचिंग का जो मेन लक्ष्य है उसको निर्धारित करना। फिर पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु का निर्धारण करना। फिर उसके पश्चात है शिक्षण विधियों का नियोजन करना। फिर प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना। किसी विशेष पाठ्य वस्तु या प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना। फिर मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना। अब देखिए अंतः प्रक्रिया अवस्था, इंटरैक्टिव फेजेस। शिक्षण की इस अवस्था में जो समस्त कार्य अथवा गतिविधियां प्रत्यक्षतः शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषित या घटित होती है, वे सभी इसी अवस्था का अंग होती है। इस अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद है। पहला, विद्यार्थियों का निदान। दूसरा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया। जैसे देखिए इसमें उद्दीपकों का चयन है, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण है, युक्तियों का प्रयोग है, युक्तियों का विस्तार है। फिर देखिए तत्परता के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज। इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। किसी कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया जाता है, यह हमें मूल्यांकन करना होता है। अब देखिए अभिप्रेरणा की शक्तियाँ यानी मोटिवेशन पावर्स। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायित्व लाने का जो कार्य है वो मोटिवेशन के द्वारा होता है, जिसे कि हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। अभिप्रेरणा के माध्यम से ही शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, साथ ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है। अभिप्रेरणा के 2 रूप होते हैं जो शिक्षण कार्य में बहुत उपयोगी हैं। पहला, बाह्य अभिप्रेरणा। दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए बाह्य अभिप्रेरणा प्रभावी होती है,
जबकि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाएं कार्य करती है। व्यवहार परिवर्तन में वातावरण की भूमिका भी प्रभावी सिद्ध होती है, अतः शिक्षण के दौरान कक्षा का वातावरण इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपेक्षित अनुक्रियाएं संपन्न करने के साथ साथ अपने उद्देश्य हेतु भी प्रतिबद्ध हो सके। मनोविज्ञान के अनुसार आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से अधिक प्रभावी होती है। ऑब्वियस सी बात है, वह अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो कि हमारे भीतर से आता है, हमारे अंतर्मन से आता है, वह हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू द जो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। मतलब आप लोगों ने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बहुत चलता है ना कि किसी भी जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी आईएएस के बंगले को देखकर या फिर उनकी जो रॉयल एंट्री है, वो सारी चीज़ों को देखकर अगर वो आईएएस बनने का सपना देखते हैं, तो यह उनका एक्सटर्नल मोटिवेशन है और यह ज़्यादा दिन तक काम नहीं आएगा। यह केवल 1, 2, 4 हफ्तों तक काम आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके बाद वह फीका पड़ने लगेगा, ठीक है? उसकी जो गति हो जाएगी वह धीमी हो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति को इंटरनल मोटिवेशन के आधार पर ही अपने सपनों को और अपने कार्यों को करना चाहिए। देखिए, अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व यानी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। पहला है अधिगम के प्रोत्साहन हेतु, दूसरा व्यवहार में परिवर्तन हेतु, फिर है अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु, अनुशासन विकसित करने हेतु, मार्गदर्शन हेतु, फिर है सामाजिक एवं चारित्रिक गुणों हेतु, उच्च आकांक्षा हेतु। अब देखिए अधिगम की परिस्थितियां जिसे बोलते हैं लर्निंग कंडीशंस। तो शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अर्थात सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियां अधिक उपयोगी है। रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम की निम्न 8 दशाओं या भेदों के बारे में बताया है। इसमें ऊपर से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो जो कठिनाइयों का स्तर है वह बढ़ता जाएगा, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वह क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जिसमें पहला है संकेत अधिगम यानी कि सिग्नल लर्निंग। यह पावलोव की शास्त्रीय अनुबंध क्रिया पर आधारित है। इसके अंतर्गत संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जाता है। इसमें प्राणी एक संकेत के प्रति उद्दीपक प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। यह थार्नडाइक के संबंधवाद एवं स्कीनर के सक्रिय अधिगम का रूप है। गेने ने इस अधिगम के अंतर्गत थार्नडाइक के प्रयास एवं भूल अधिगम तथा स्कीनर के कार्य अनुबंध अधिगम को रखा है। फिर तीसरा है श्रृंखला अधिगम यानी कि चेन लर्निंग। इस अधिगम में 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रियाएं आपसी समन्वय से एक श्रृंखला अधिगम का निर्माण करती है। उसके पश्चात है शाब्दिक साहचर्य अधिगम यानी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग क्या होता है? तो यह श्रृंखला अधिगम का यानी कि बेसिकली चेन लर्निंग का ही एक प्रकार है। जब श्रृंखला शाब्दिक अभिव्यक्ति से संबंधित हो जाती है तो उसे शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं। जैसे शब्दावली सीखना, कहानी याद करना इत्यादि क्या है? शाब्दिक साहचर्य अधिगम का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके पश्चात है विभेदन अधिगम यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। विभेदन अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति विद्यार्थी क्या होता है इसमें भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीख जाता है। जैसे एक जैसे दिखने वाले उद्दीपनों में विभेद करने की क्षमता आ जाती है और बच्चा विभेदी उद्दीपन के अनुरूप अनुक्रिया करने में समर्थ हो जाता है। जैसे बालक फुटबॉल और हॉकी में अंतर करना सीख जाता है। देखिए, विभेदन अधिगम नाम से ही स्पष्ट है कि जो बच्चा है वो विभेद करने का जो उसके दिमाग में है वो ज्ञान आ जाता है। अगर आसान भाषा में कहे तो 2 सिमिलर चीज़ों में भी क्या डिफरेंस है, जब बच्चा यह सीख जाता है तो यह क्या होता है? विभेदन अधिगम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए लिखा है संप्रत्यय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं उसे संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। सर्वप्रथम कैंडलर ने इसका उल्लेख किया था, इसे तुरंत नोट डाउन कर लेंगे। सर्वप्रथम संप्रत्यय अधिगम का यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग का जो यूज़ है वो कैंडलर ने किया था। देखिए, सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब आप क्या समझते हैं? कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब होता है कि किसी वस्तु या घटना को देखने के साथ ही
उसके मतलब बेसिकली बोला जाए तो उसके तह में जाना, उसका डीप स्टडी करना, वह क्या होता है? कॉन्सेप्ट लर्निंग कहलाता है। फिर है नियम अधिगम यानी रूल लर्निंग। नियम अथवा सिद्धांत अधिगम में विद्यार्थियों के द्वारा विचारों का संयोजन किया जाता है। इस अधिगम में दो या दो से अधिक संप्रतियों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, जिससे एक नियम की संकल्पना का निर्माण होता है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो यह क्या होता है? यह एक रूल होता है। इस रूल तक पहुंचने के लिए कई, एक तरीके से बोला जाए तो कई साक्ष्यों को एकत्र किया गया, फिर दो या दो से अधिक बेसिकली बहुत से कॉन्सेप्ट को मिलाकर इसे तैयार किया गया, तब जाके यह रूल बना कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो इसे बोलते हैं रूल लर्निंग। फिर है समस्या समाधान अधिगम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। समस्या समाधान अधिगम में नियम अधिगम का ही प्राकृतिक विस्तार होता है। नियम अधिगम के साथ साथ विद्यार्थियों को अपनी मौलिकता का प्रयोग भी करना पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। इस अधिगम में चिंतन की सामग्री जो होती है वह निहित होती है। मतलब देखिए, व्यक्ति जब उसके पास कोई एक प्रॉब्लम है और उसे सारे रूल्स आते हैं, तो कहीं न कहीं वह क्या करेगा? विचार मंथन और चिंतन करने के पश्चात ही क्या करेगा? उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करेगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के चर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।